नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जामशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मैथ्स पेडागोजी में गणित तार्किक सोच की प्रकृति के टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने शिक्षण की समस्याएं एवं उपचारात्मक शिक्षण को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं। यदि आपको कहीं पर भी ऑप्शन में आपको बहुत अधिक याद करने, रटाने और तकनीक ये सब आपको देखने को मिलते हैं तो आपको वह ऑप्शन एलिमिनेट करना है, मतलब वह ऑप्शन आपका गलत होगा। बच्चे को कंठस्थ कराने का नहीं, मतलब सीधी सी बात है, कंठस्थ कराना ही एक याद करने का तरीका होता है, एक शब्द होता है इसी का। ठीक है, तो बच्चे को कंठस्थ नहीं कराया जाएगा, बच्चे से बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करानी है, किसी एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार से ज़्यादा नहीं कराना है। बच्चे को मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना है, मतलब कि पहले मूर्त वस्तुओं के बारे में बच्चे को बताएंगे जिसके बारे में बच्चा जानता है, उसके बाद में उसको टीएलएम के माध्यम से बताएंगे, उसके बाद में उसको सृजनात्मकता की ओर ले जाएंगे। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से मुक्त अंत वाले प्रश्न हैं। देखिए, प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सीमांत, एक होता है मुक्तांत। सीमांत और मुक्तांत, इनमें अंतर क्या है उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यदि आपसे कोई पूछे 3+2 कितना होता है तो आप बताएंगे 5। अगर कोई आपसे पूछे 4+7 कितना होता है तो आप बताएंगे 11। और इसी प्रकार आपसे कोई पूछे 3+8 कितना होता है तब भी आप बताएंगे 11। तो देखिए यहाँ पर आपके जो आंसर हैं वो आपके निश्चित हैं। यदि 8+3 को जोड़ा जाएगा तो फिर 11 ही आंसर आएगा, इसके अलावा इसका आंसर कोई नहीं हो सकता है, ना ही 10 हो सकता है ना ही 12 हो सकता है, मतलब इसका आंसर निश्चित है। इसी प्रकार से अगर 7 और 4 को जोड़ा जाएगा तो भी आंसर निश्चित ही है कि 11 आएगा। 3 और 2 को जोड़ा जाएगा तो भी निश्चित ही है कि आंसर 5 ही आएगा, इससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जिसका उत्तर निश्चित होता है वह आपका सीमांत प्रश्न होता है, मतलब कि वह प्रश्न जिसके उत्तरों की संख्या सिर्फ एक होती है वह हमारा सीमांत प्रश्न होता है। अब मुक्तांत क्या होता है, मुक्तांत समझ लेते हैं। देखिए, मुक्तांत का मतलब होता है जिसके उत्तरों का अंत ही ना हो। जैसे हम कहें आपको, आप 5 से बड़ी कोई संख्या बताइए तो आप बताएंगे 6। ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे तो वो बताएगा 7, कोई तीसरे व्यक्ति से पूछेंगे बताएगा 8। तो देखिए यहाँ पर 5 से बड़ी संख्याएं सभी हैं, किसी का भी उत्तर गलत नहीं है, मतलब आप भी सही हैं और जो अन्य जवाब मिले वो भी सब सही हैं, मतलब 6, 7, 8 सभी सही होंगे। तो इस प्रकार से जब बहुत एक से अधिक उत्तर संभव हो और सभी के सभी उत्तर सही हो तो इस प्रकार से जो प्रश्न होते हैं उनको मुक्तांत बोला जाता है। तो इस प्रकार से मुक्तांत हो जाएंगे। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है आपका 25, 71, 19, 9, 8, 17, 50, 83। संख्याएं आरोही क्रम में लिखिए। देखिए, जब ये कुल 8 संख्याएं दी गई इनको हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो इनका सिर्फ एक और एक ही रिजल्ट सही होगा, एक उत्तर इनका सही होगा और कोई उत्तर सही नहीं होगा, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, कौन सा बड़ा है 1/3 या 7/5। देखिए इसमें भी एक ही बड़ा होगा आपका, या तो 7/5 बड़ा होगा या तो 1/3 बड़ा होगा, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। 2.7 से बड़ी कोई चार संख्या लिखिए। 2.7 से बड़ी कोई चार संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, हो सकता है कोई 2.8 बताए, हो सकता है कोई 2.9 बताए, हो सकता है कोई डायरेक्ट 3 बताए, हो सकता है कोई 4 बताए, हो सकता है कोई 5 बताए, मतलब कि इसके जितने भी आंसर होंगे सभी के सभी सही होंगे और इसके एक से अधिक उत्तर भी होंगे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो 3 होगा ये आपका सही हो जाएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना, और यदि आपका कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया होना चाहिए, उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथातक अभ्यास किया जा सके, वह आकर्षक एवं रंगीन होनी चाहिए। देखिए, अभ्यास आपका सही है लेकिन बहुत शब्द के कारण आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया। अब देखिए, वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए, कोई भी पुस्तक मोटी हो या पतली उससे मतलब नहीं होता है, उसमें कंटेंट अच्छा होना चाहिए, उसमें तरीके अच्छे होने चाहिए, उसमें ज्ञान अच्छा होना चाहिए, तो वह आपकी अच्छी किताब कहलाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है आपका,
उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया होना चाहिए। ये बिल्कुल आपका ऑप्शन हो सकता है कि उसमें जिस चीज़ के बारे में बताया गया है उसको बाहरी वातावरण से जोड़ते हुए या उससे संबंधित कुछ उदाहरणों को लेकर बताया गया हो। आपका चौथा ऑप्शन है वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए। तो देखिए, पुस्तक आकर्षक और रंगीन होने से ही फायदा नहीं है यदि उसमें शिक्षा से संबंधित अच्छी चीजें न दी गई हों, ज्ञान से संबंधित अच्छे तथ्य न बताए गए हों। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें जो सही होगा वो आपका 2 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। देखिए, त्रिविम समझ का मतलब है 3D डायमेंशन, 3D की बात कर रहा है। तो अब आपको 3D समझाना है, बच्चे को किस प्रकार समझाएंगे। बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करके, मानचित्र पर शहर का स्थान निर्धारण करके, चंद्रमा के उदय होने का समय लिखकर, संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करके। तो देखिए, बोतल के ऊपरी दृश्य को यदि हम चित्रित करते हैं तो हम इस प्रकार से चित्र कर सकते हैं। बोतल का जो ऊपरी दृश्य होता है वह इस प्रकार से होता है और हमें इसे बनाना है 3 डायमेंशन में। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं बच्चों को, बेटा ये परछाई होगी बोतल की और ये आपका 3D होगा। तो बच्चे इसे समझ जाएंगे। ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 2 है मानचित्र पर शहर का स्थान निर्धारण करना। देखिए, मानचित्र आपका कहीं पर भी होगा, इस प्रकार से बना होगा, आपका शहर कहीं पर भी होगा तो आप उसको इस प्रकार से दर्शाएंगे। तो यहाँ पर बच्चा 3D नहीं समझ पाएगा, सिर्फ 2 डायमेंशन को ही समझ पाएगा। चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना। तो देखिए, समय लिखने से कोई मतलब नहीं है, आपकी इस समय घड़ी में भी कुछ बज रहा है, तो समय लिखने से कोई भी आपका 3 डायमेंशन नहीं बन सकता है। संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना, उसमें भी आपका 2 डायमेंशन ही रहेगा, 3 डायमेंशन नहीं होगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर इसमें 1 होगा वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गणित से भयभीत होने पर उसमें असफल होने के लिए किसे कारण नहीं माना जा सकता है। कक्षा कक्षीय अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना, लैंगिक भेद। तो देखिए, एनसीईआरटी, एनसीएफ और सीटेट सभी लोगों का यह मानना है कि बच्चे में सीखने की क्षमता से उसके लिंग का कोई संबंध नहीं होता है। चाहे वह बालक हो चाहे बालिका, दोनों ही लगातार बराबर सीख सकते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा वह आपका सही होगा, लैंगिक भेद। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त होगी। लघुत्तम समापवर्तक विधि का प्रयोग, कागज की पट्टियों का प्रयोग, डायनीस ब्लॉक का प्रयोग, संख्या चार्ट का प्रयोग। देखिए, संख्या चार्ट का प्रयोग हम बच्चों को संख्या सिखाने के लिए करते हैं, इसमें हम भिन्नों के छोटा या बड़ा होने को नहीं बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। डायनीस ब्लॉक देखिए इस प्रकार से होता है, इसमें आपके ब्लॉक्स बने होते हैं, इसमें बच्चों को कुछ चीजें खिसका के बताई जाती हैं। तो इससे भी हम बच्चों को गिनतियों का ही ज्ञान कराते हैं, ना कि भिन्नों का। तो आपका ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो जाएगा। कागज की पट्टियों का प्रयोग करके, कागज की पट्टियों का हम प्रयोग कर सकते हैं, और लघुत्तम समापवर्तक विधि का प्रयोग करके। देखिए, मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि बच्चे को सबसे पहले वास्तविक जीवन या जिन चीजों के बारे में जानता है, उसके बाद में टीएलएम, उसके बाद में संरचनात्मक या काल्पनिक दुनिया में ले जाएंगे। तो जो आपका मेथड होगा, मेथड आपका बच्चे को हम बाद में ही सिखाएंगे। सबसे पहले ऑप्शन देख लें क्या कोई टीएलएम से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 टीएलएम से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। लेकिन अब ये सही कैसे होगा, तो देखिए उसे बताते हैं। कागज की पट्टियों के यदि हम 4 भाग को ले लें, इस प्रकार से 4 भाग पट्टियों के ले लें और जोड़ लें, ठीक है, और उसी समान लंबाई के हम 3 भाग ले लें, तो इस प्रकार से हम बच्चों को बता सकते हैं कि बच्चों देखो, इसमें जो एक भाग है छोटा है, जबकि इसमें 4 है, और इसमें कुल 3 भाग हैं, तो इसमें जो एक भाग है वह आपका बड़ा है। तो इस प्रकार से जिसमें 3 भाग होंगे वह आपका बड़ा होगा, तो बच्चा जल्दी समझ जाएगा। तो इस प्रकार बच्चा अच्छे से समझ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धन के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। देखिए, आत्मसात करने का मतलब है खुद को ज्ञान कराने के लिए, खुद को जानने के लिए। योग की कुशलता करानी है, बच्चों को जोड़ सिखाना है, तो किस प्रकार से हो सकता है। इसके ऑप्शन है भूमिका निर्वाह, बहुत सारे सवाल का हल करना, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का प्रयोग, प्रतिरूपों का प्रयोग। देखिए, मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि तकनीक के कारण आपका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा और बहुत के कारण आपका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। प्रतिरूपों का प्रयोग करके, देखिए प्रतिरूपों का प्रयोग करके मतलब ये है कि चीजें जो हैं उनको चित्र के माध्यम से समझा दिया जाए या उसी के रूप में किसी दूसरे बच्चे को लेकर समझा दिया जाए। लेकिन जब बच्चा अपने आप में ही नहीं समझ पा रहा है तो दूसरों को कैसे समझ पाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, लेकिन इसे भी देख लेते हैं किस प्रकार से सही होगा। तो देखिए, यदि बच्चे को जोड़ सिखाना है तो बच्चे को एक प्ले कराना चाहिए, एक नाटक कराना चाहिए।
बच्चे को उसमें सब्जी वाला बना दिया जाए और उसे कुछ सब्जी बेचने के लिए कहा जाए, वह सब्जी बेचेगा, खुद सब्जी बेचने वाला बन जाएगा, तो उसकी जो सब्जियों का जोड़ होगा जोड़ करके बताएगा, तो बच्चा अच्छे से सीख लेगा और जल्दी सीख लेगा। तो जो उसका भूमिका का निर्वाह करेगा, वो जो रोल प्ले करेगा, उसके माध्यम से ज़्यादा अच्छे से सीख सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका एक इस प्रकार सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है? अधिक सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवाल को हल करना, सवालों के उत्तर देने में तकनीकी रूप से निपुणता, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना एवं उनमें संबंध बनाना। तो देखिए, अधिक शब्द के कारण आपका ऑप्शन नंबर एक गलत, बहुत शब्द के कारण आपका दूसरा ऑप्शन गलत, और तकनीक शब्द के कारण आपका तीसरा ऑप्शन गलत। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 4562 और 728 का योग करने के लिए कहता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्नलिखित प्रतिक्रिया करता है, इस प्रकार से लिखता है और इस प्रकार से योग देता है। यह प्रतिक्रिया दर्शाती है कि बच्चे में किस चीज की कमी है? योग के कौशल की, स्थानीय मान की अवधारणा की, पुनर्समूहीकरण के द्वारा योग के कौशल की, योग के सही क्रम की अवधारणा की। तो देखिए, योग के कौशल की बच्चे में कमी नहीं है, क्योंकि बच्चे ने सही सही जोड़ा है। स्थानीय मान की अवधारणा की मतलब बच्चे में स्थान का ज्ञान नहीं है, हाँ ये आपका हो सकता है, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन इसमें देखेंगे। तीसरा ऑप्शन है पुनर्समूहीकरण द्वारा योग के कौशल की। देखिए, समूह जो है बच्चे ने सही बनाया है, जो आपकी संख्याएं दी गई थी वो उनको समूह में ही रखा है, उनको अलग अलग नहीं रखा है, ना ही उनका सीरियल बिगाड़ा है। तो आपका इस प्रकार से आपका पुनर्समूहीकरण भी सही है बच्चे का। योग के सही क्रम की अवधारणा, देखिए योग का क्रम जो उसने रखा है वो सही रखा है, क्योंकि यदि हम 4 5 6 2 को ऊपर रखें या 7 2 8 को ऊपर रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का योग ही समान आता है। तो बच्चे में कमी किस चीज़ की हुई? स्थानीय मान की कमी होगी, क्योंकि बच्चे को किस स्थान पे कौन सा शब्द रखना है बच्चे को ये नहीं पता है। इस कारण इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रमण किस प्रकार किया जाना चाहिए? चित्र बनाकर, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करके, अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से। ऑप्शन आपके हैं 3 4 1 2, दूसरा 4 3 2 1, तीसरा 3 1 2 4, चौथा 4 3 1 2। तो देखिए, इसे एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। आपको बच्चे को एक फल के बारे में बताना है, आप उस फल के बारे में जानते हैं, आप बच्चे को किस प्रकार से बताएंगे? तो जैसे मान लीजिए आपको आम के बारे में बच्चे को बताना है, तो आपने क्या किया, आपको आम के बारे में पता है, तो बच्चों को बताने के लिए आपको एक माध्यम की जरूरत होगी, मतलब सीधी सी बात है, भाषा की जरूरत होगी। वो आपकी कोई भी भाषा हो सकती है, वो आपकी मदर लैंग्वेज हो सकती है, वो आपकी टंग लैंग्वेज हो सकती है, वो आपकी कोई भी भाषा हो सकती है। उसके बाद में आपने क्या किया, भाषा मक के माध्यम से आपने बच्चे को बताया कि एक बार हम बाग गए, वहां पर हमने आमों का बगीचा देखा। अच्छा, आमों का बगीचा देखा, तो आपने क्या किया, बोर्ड पर आम को बना दिया। अब आम को बना दिया, अब आपको बतानी है आम की विशेषता, आम के बारे में। तो आपने बताया कि हम वहां पर गए, आम को मैंने देखा, कुछ आम छोटे थे, कुछ आम बड़े थे, कुछ आम पीले थे, कुछ आम हरे थे। ठीक है, कुछ आम मैंने खाया तो वो अंदर से मीठे थे, कुछ आम मैंने खाए तो वो खट्टे थे। तो इस प्रकार से बच्चे को बताया कि मतलब उसके आकार के बारे में बताया, मतलब इस चित्र के माध्यम से हमने बता दिया कि बच्चों कुछ आम छोटे भी होते हैं, कुछ आम बड़े भी होते हैं, कुछ आम खट्टे भी होते हैं, कुछ आम पीले भी होते हैं। इस प्रकार से हमने एक आम के माध्यम से उसको पूरे फल के बारे में बता दिया। तो हमने क्या किया, इस चिन्ह का प्रतीक यूज किया। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन कौन से हुए? आपका पहले मैंने 3 यूज किया, उसके बाद में आपका 4 नंबर, उसके बाद में आपका 1 नंबर, उसके बाद में आपका 2 नंबर। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें आपका पहला सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।